हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल JH एग्ज़ाम प्लेक्स पे। JH एग्ज़ाम प्लेक्स, जैसा कि आपको पता है, ये आपके VBU के जितने भी माइनर, मेजर और MDC के कोर्सेस है, सब कुछ बिल्कुल मुफ्त आपको सुविधा प्रोवाइड यहाँ पर किया जा रहा है। तो मैं आप लोग का हिस्ट्री ले रहा हूँ MDC पेपर, और हिस्ट्री का आज दूसरा क्लास है। पहला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है या फिर जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक को आप विजिट करें और पहला वीडियो को देखें। नोट्स को आप, अगर आपको नोट्स चाहिए तो उससे जुड़ने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप। वो दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। और जो भी नोट्स इस अभी जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका नोट्स जो होगा वो उसी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। इसके पहले जो क्लास हुआ है उसका भी नोट्स मिल जाएगा, और जो अदर माइनर पेपर्स आपका चल रहा है बॉटनी, उसका भी नोट्स आपको उसी पे मिल जाएगा। और एक चीज बता दें स्टार्ट करने से पहले, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं या वीडियो को जो विजिट करते हैं, अगर आप सेमेस्टर में हैं 1, 2, 3 में, तो आप अपना माइनर पेपर जरूर कमेंट करें कि आपका माइनर पेपर कौन सा है, जिससे कि ये समझ में आए माइनर पेपर, MDC पेपर, जिससे कि हम लोग को ये समझ में आए कि हम लोग को ज्यादा फोकस किस सब्जेक्ट पे करना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो हम लोग इसके पहले क्लास में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास में 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसका कुछ कारण हम लोग डिस्कस किए थे और बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। जो भी आर्थिक कारण थे और जो भी राजनीतिक कारण थे, प्रशासनिक कारण थे, और सिपाहियों में जो विद्रोह का भावना जन्मा था, ये सब हम लोग इसके पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। आप उस वीडियो को जरूर देखें। आज हम लोग देखेंगे कि जो तत्कालीन कारक था, जो विद्रोह का चिंगारी जिसको बोलते हैं, चिंगारी भड़काने का काम, कौन कौन सा कारण था वो इस विद्रोह को भड़काया, ये आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले जो क्लास हुआ था उसका नोट्स आपको कंप्लीट इंग्लिश में मिला था। बहुत सारे स्टूडेंट लोग का हमारे टीम के पास कॉल आ रहा था कि हम लोग को हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करवाइए, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी में पढ़ते हैं और हिंदी टू इंग्लिश करना बहुत ईजी होता है। तो आज हम लोग जो लेके आए हैं नोट्स, वो कंप्लीट हिंदी में लेके आए हैं। समझाएंगे दोनों ही लैंग्वेज में, आपको घबराना नहीं है, लेकिन नोट्स आपको हिंदी में मिल जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि इंग्लिश में भी चाहिए, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में इंग्लिश में भी नोट्स प्रोवाइड करें। ठीक है, तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो जानकारी देना था मैंने दे दिया, और आज का क्लास अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 1857 का जो तत्कालीन कारक था उससे। तो सबको पता है, सब कोई मूवी देखे होंगे मंगल पांडे, याद है आपको? मंगल पांडे आप देखे होंगे मूवी। उसमें हुआ क्या था, जो इनफील्ड राइफल था उसका जो कार्ट्रिज था, उसमें उसको दांत से छीला जाता था, और जो दांत से छीला जाता था उस पर जो रैपर लगा हुआ रहता था वो चर्बी का बना हुआ रहता था, गाय और सुअर का। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो गाय है वो हिंदू लोग के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, और जो सुअर है उससे मुस्लिम लोग नाखुश रहते हैं। तो ये दोनों के लिए, दोनों के धर्म पर आंच पहुंचा रहे थे अंग्रेज लोग, अनजाने में या जानबूझकर, ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो उसी चीज को तत्कालीन कारक मानते हुए आप जानते होंगे मंगल पांडे लेफ्टिनेंट बॉक का हत्या कर देते हैं। उसके बाद जब हत्या करते हैं तो 8 अप्रैल को उनको फांसी होती है। उनके बाद जितना भी उसके आसपास के इलाके में जितना भी विद्रोह करता थे, जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, वो लोग चुनते हैं एक तारीख 31 मई, जो कि विद्रोह का दिन होता। लेकिन मेरठ में एक ऐसा कांड हो जाता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। मेरठ में वहां पर 10 मई को ही विद्रोह प्रारंभ करना, विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था 1857 का, वो 10 मई से ही स्टार्ट हो जाता है मेरठ में। उसके बाद फिर विद्रोह जाता है, जो हेड है बहादुर शाह जफर, जिनको बनाया जाता है, जो 70 वर्षीय 75 वर्षीय बहादुर शाह जफर, उनके पास ये जाता है।
वहां से आगे बढ़ के जितना भी आपका नॉर्थन रीजन है, खास करके जो लखनऊ का इलाका है, बरेली का इलाका है, और आपका बिहार हो गया, और ऊपर वाला जितना भी इलाका है आपका झांसी हो गया, यहां पर विद्रोह बहुत तेजी से फैलता है और सब जगह के नेतृत्वकर्ता इस विद्रोह में शामिल होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि तत्कालीन कारण क्या था और कौन कौन से विद्रोहकर्ता थे और विद्रोहकर्ता के दमनकर्ता कौन कौन थे, सप्रेसर, हु आर द सप्रेसर, जो सप्रेस किए थे इस रिवॉल्ट को, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, बहुत बात हम लोग कर लिए हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। ठीक है, आज एक मक्खी परेशान कर रही है, बोर्ड पे पहले से लिख के जा रही है, पता नहीं क्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो ये है विद्रोह की चिंगारी, मतलब विद्रोह स्टार्ट होने का तत्कालीन कारक क्या था। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि हम बात किए थे, तो उस समय यह पाया गया था कि आटे में हड्डियों के चूर्ण की मिलावट और एनफील्ड बंदूकों में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एनफील्ड बंदूक का जो कारतूस था उस पर यूज किया जा रहा था क्या, गाय के मांस से बनाई जाती थी चर्बी, वो गाय और सुअर के। ठीक है, तो ये जो हिंदुओं के और मुस्लिम के दोनों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो विद्रोह का शुरुआत हुआ था, जो सबसे पहले विद्रोह का शुरुआत हुआ था, आप देखेंगे ये जब हम लोग टोटल पढ़ लेंगे तो आपको हम एक मैप के जरिए, माइंड मैप भी आपको हम दे देंगे लास्ट में, कि आपको वो याद रह सके कि कहां पर विद्रोह, कहां पर स्टार्ट हुआ था, कौन वहां के नेतृत्व करता थे और दमनकर्ता कौन थे। उसके लिए आपको चिंता नहीं करना, आपको एक बार हम दिखा भी देते हैं कि आप एक बार में इसको कैसे याद कर लेंगे। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो फिगर है आपको मिल जाएगा नोट्स पे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपको जितना भी आज कहानी डिस्कस करेंगे आपका एक बार में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बैरकपुर में, बैरकपुर कहां है, वेस्ट बंगाल, कोलकाता में। तो बैरकपुर में मंगल पांडे ने क्या किया, 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को ऐसे कारतूस के प्रयोग का विरोध किया। उसने काफी उत्पात मचाया, और यहां पर एक लाइन नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग यहां पर ऐड करेंगे क्या, कि उन्होंने लेफ्टिनेंट बॉक की हत्या कर दी। उन्होंने लेफ्टिनेंट बॉक की हत्या कर दी, कैसे, गोली मार के लेफ्टिनेंट बॉक की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद उन्हें पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई, और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। 6 मई को इस पर सैनिकों ने क्या किया था, इसका विद्रोह किया था। ठीक है, और उसके बाद उसके जो नजदीक इलाके थे उन लोग ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग 31 मई को विद्रोह करेंगे अंग्रेज के खिलाफ, जो कि बहुत बड़े पैमाने पे होना था। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं हुआ क्या, अंत में हुआ क्या, अंत में 10 मई 1857 को सैनिकों ने व्यापक स्तर पर विरोध करने की घोषणा कर दी और क्रांति की शुरुआत हो गई। तो देखिए, घोषणा हुआ था कि 31 मई को करेंगे, 31 मई को डिसाइड हुआ था, लेकिन 10 मई को इसलिए स्टार्ट हो गया क्योंकि मेरठ में कुछ जो सिपाही लोग थे, उन लोग कुछ लगभग 80 या 85 सिपाही, उन लोग को किसी भी कारणवश से पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। तो उनके जो साथी लोग बाहर घूम रहे थे, उन लोग को वहां की जनता उनका बहुत मजाक उड़ा रही थी कि तुम्हारे साथी जेल में है और तुम लोग ऐसे ही घूम रहे हो। तो इन लोग क्या किए थे, जेल तोड़ के अपने साथियों को बाहर निकाल लिए थे और अंग्रेजों के विरुद्ध वहां पर एक विद्रोह छेड़ दिए थे। तो इसलिए मेरठ में 10 मई को ही विद्रोह स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो घोषणा कर दी और क्रांति की शुरुआत कर दी। कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरठ के सैनिकों ने 10 मई 1857 ईस्वी को ही जेल खानों को तोड़ना,
भारतीय सैनिकों को मुक्त करना और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, नोट्स में सब कुछ है, आप अगर समझेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर याद करने में भी आसानी होगा। मेरठ में मिली सफलता से उत्साहित सैनिकों ने दिल्ली की ओर अग्रसर हो गए। जो मेरठ में सफलता मिली थी 10 मई को, तो लोग सुबह पहुंच गए, 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने क्या किया, कहानी को पहले आप समझिए। दिल्ली पहुंचते ही उन लोग पहुंच गए बहादुर शाह द्वितीय के दरबार में, और वहां पर उनको बोले कि जो हम लोग जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं उसका आप एक हेड बनिए। वहां पर उसका हेड बनने के लिए उनको रिक्वेस्ट करने गए थे। तो जो बहादुर शाह द्वितीय थे वो पहले तैयार नहीं थे, लेकिन फिर तैयार हो गए। अब 70-75 वर्षीय बहादुर शाह जफर खुद तो लड़ नहीं पाते, लेकिन नेतृत्व करने के लिए वो तैयार हो गए। दिल्ली में जो वास्तविक नेतृत्व करता थे वो कौन थे, बख्त खान। बख्त खान दिल्ली को वास्तविक में नेतृत्व दिल्ली का इस विद्रोह का कर रहे थे दिल्ली से, ठीक है। उसी चीज को हम लोग आगे यहां पर देखेंगे। तो मेरठ में मिली सफलता से उत्साहित सैनिक दिल्ली की ओर आगे बढ़े। दिल्ली आकर क्रांतिकारी सैनिकों ने कर्नल रिप्ले की हत्या कर दी। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख दिया गया है क्योंकि एनसीईआरटी में ये सब मेंशन्ड है, ठीक है। तो दिल्ली आके जो क्रांतिकारी सैनिक थे जो मेरठ से आए थे, सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंचे थे, वो लोग क्या किए, कर्नल रिप्ले की हत्या कर दिए और दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिए। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या हुआ, इसी समय अलीगढ़, इटावा, आजमगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर आदि में भी स्वतंत्रता की घोषणा की जा चुकी थी। तो मैंने पहले ही बताया था कि नॉर्दर्न इंडिया में इसका प्रभाव ज्यादा था। तो कुछ शहर, इंपॉर्टेंट शहर है जहां पर जो विद्रोह का चिंगारी था इस शहर में भी भड़क चुका था। वो शहर कौन कौन थे, तो आपके अलीगढ़, इटावा, आजमगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर और एक्सेट्रा आप बोल सकते हैं, आदि शहर में इसका चिंगारी भड़क चुका था। लोग अंग्रेजों का विरोध पुरजोर तरीके से कर रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सांकेतिक मुखिया प्रमुख के रूप में बहादुर शाह जफर का चुनाव। पहले ही मैंने बता दिया आपको कि बहादुर शाह जफर को मुखिया, जो इस विद्रोह का मुखिया था, उनको चुना गया। तो आइए देखते हैं इसमें और डिटेल्स क्या है। तो दिल्ली में स्थानीय इन्फेंट्री विद्रोहियों में शामिल हो गई और उन्होंने राजनीतिक एजेंट साइमन फजर सहित अपने यूरोपीय अधिकारी की हत्या कर दी और शहर पर कब्जा कर लिया। तो दिल्ली में हुआ क्या, दो वहां के स्थानीय इन्फेंट्री थे उसके विद्रोहियों में शामिल हो गए और उन्होंने राजनीतिक एजेंट साइमन फजर, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, बस नाम आप देख लें, अगर एमसीक्यूज में कभी आएगा तो फिर आ सकता है। तो साइमन फजर सहित अन्य यूरोपीय अधिकारी जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स थे उनका हत्या करके शहर पर कब्जा कर लिया गया। लेफ्टिनेंट विलोबी, तो दो नाम आप याद रखेंगे, एक साइमन फजर और लेफ्टिनेंट विलोबी, जो दिल्ली में पत्रिका के इंचार्ज थे, ने कुछ हद तक विद्रोहियों का मुकाबला किया लेकिन जल्द ही धराशायी हो गए। तो जो विद्रोही सैनिक वहां पर आए थे वो उन लोग के सामने कोई भी अंग्रेज दिल्ली में टिक नहीं पा रहा था। आप देखेंगे यहां पर फजर भी नहीं उन लोग से टिक सका उन लोग के सामने, और विलोबी उन लोग के सामने नहीं टिक सका, ठीक है। तो जल्द ही दिल्ली पर इस महान क्रांति का केंद्र बन गई और बहादुर शाह इनके प्रतीक बन गए। तो धीरे धीरे हुआ क्या, तो यहाँ पर कोई भी अंग्रेज का जितना भी लोग प्रपंच कर रहे थे, हराने का कोशिश कर रहे थे, सैनिक लोग को समझाने का कोशिश कर रहे थे बाय हुक और बाय क्रुक, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा था। तो सब हारते जा रहे थे। जितना भी सैनिक वहां पर, क्रांतिकारी सैनिक मेरठ से वहां पहुंचे थे और दिल्ली के भी जो साथ दे रहे थे उनका, उनसे वो हारते जा रहे थे। और इस तरीके से जो बहादुर शाह जफर थे वो क्या बन गए, वहां के एक केंद्र बन गए। वहां के मुखिया जो है बहादुर शाह जफर, उनका चुनाव हो गया, वहां पर वो नेतृत्व करने लगे पूरे जो देश में विद्रोह चल रहा था उसका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें, इस एकमात्र कार्य से सिपाहियों ने सिपाही विद्रोह को क्रांतिकारी युद्ध में तब्दील कर दिया। तो ये तो सिपाही विद्रोह था, ठीक है, लेकिन सिपाही अब सिपाही रहे कहां थे, वो तो क्रांतिकारी बन गए थे जैसे ही वो मेरठ से दिल्ली आए थे, ठीक है। तो क्रांतिकारी युद्ध में तब्दील कर दिया गया, जबकि सभी भारतीय रजवाड़ों के शासकों ने
जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया, जल्द ही मुगल शासक के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा की। अब देखिए हुआ क्या था, जैसे ये सैनिक बहादुर शाह जफर के पास पहुंचे थे उनको अपना हेड बनाने के लिए, नेतृत्वकर्ता बनाने के लिए, तो बहादुर शाह जफर देखिए मुगल थे और मुगल का उस समय दबदबा था, अंग्रेज आए फिर भी था। ठीक है, बहादुर शाह जफर आपको पता है आखिरी ऐसे थे जिनको टाइटल रखने का मिला था परमिशन, उनके बाद नहीं मिला। ठीक है, तो जो बहादुर शाह जफर थे वो अपने आसपास के जो छोटे मोटे रजवाड़े लोग थे या उनके समकालीन जो भी रजवाड़े थे सबको लेटर लिखे, सबको प्रोक्लेमेशन किए कि आप इस विद्रोह में हमारा साथ दीजिए तो अंग्रेज का दमन हम लोग कर पाएंगे और उनका जो जितना भी नीति है, जिसके तहत जितना भी कमजोर वर्ग है, वंचित वर्ग है, सब परेशान है, उसको परेशानी से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो सबको अपने में मिलाने का कोशिश किए। तो इसी तरीके से जितने भी उनके इलाके के आजू बाजू वाले जितने भी शासक थे वो मुगल बादशाह को ही इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता मानने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, आगे बहादुर शाह जफर ने शुरुआती हिचकिटाहट के पश्चात भारत के सभी प्रमुखों एवं शासकों को पत्र लिखा। मैंने पहले ही बता दिया, जो जो लिखा हुआ है पहले ही मैं समझा दे रहा हूं आपको, बस एक बार मैंने समझा दिया, आपको रीड करना है और खुद से लिखने का कोशिश करना है, क्योंकि लॉन्ग आंसर में आपको खुद लिखना पड़ेगा। ठीक है, एमसीक्यूज में इस चैप्टर के लास्ट में करवा दूंगा, लेकिन ये नोट्स दिया जा रहा है लॉन्ग आंसर लिखने के लिए, शॉर्ट आंसर लिखने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूं, लॉन्ग आंसर आपको ये खुद से लिखना है, सोच सोच के, समझ समझ के। तो क्या हुआ यहां पर, बहादुर शाह जफर ने शुरुआती हिचकिचाहट के पश्चात भारत के सभी प्रमुखों एवं शासकों को पत्र लिखा और उन्हें ब्रिटिश शासन से लड़ने और प्रतिस्थापित करने हेतु भारतीय राज्य का एक परिसंघ संगठित करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो पहले ही बता चुके थे, अगल बगल वाले जितने भी रजवाड़े थे उनको जो बहादुर शाह जफर थे अपने में अपना नेतृत्वकर्ता जो खुद बने हुए थे उस विद्रोह के लिए, उस विद्रोह में शामिल होने के लिए उन लोग को बोले, रिक्वेस्ट किए और सब शामिल भी हुए। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें, आगे हम लोग देखें, समस्त बंगाल, अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, मध्य भारत, बिहार का अधिकांश भाग और पूर्वी पंजाब ने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी। तो आप ये देख सकते हैं एरिया कौन सा है। अगर अभी हम अभी का भारत का बात करें, अभी का लेटेस्ट का भारत का बात करें, तो कौन कौन सा हिस्सा आपके इसमें आ रहा है? आप देखेंगे ये वाला हिस्सा जो था, ये वाला हिस्सा, यहां पर विद्रोह सबसे ज्यादा तेजी से फैला। नॉर्दर्न हिस्सा जो है आप ये देखेंगे, देख लीजिए आप, बंगाल, अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, मध्य भारत, बिहार का अधिकांश भाग और पूर्वी पंजाब, ये जो हिस्सा था यहां पर विद्रोह बहुत तेजी से भड़क रहा था, क्योंकि यहां पर कौन सेंटर बना हुआ था? दिल्ली सेंटर बना हुआ था। तो अभी हम लोग देखेंगे कि विद्रोह में किन लोगों ने अपनी सहभागिता दिखाई, किस किस जगह से कौन कौन नेतृत्वकर्ता थे, और उन नेतृत्वकर्ता को दमन करने के लिए, उनका दमन करने के लिए कौन कौन दमनकर्ता अंग्रेज थे, ये भी हम लोग को देखना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर एक लास्ट में हम लोग रिकैप देख लेंगे मैप के थ्रू, तो आपको याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो विद्रोह में लोगों की सहभागिता, तो कौन कौन लोग इसमें भाग लिए थे? तो सिपाहियों के विद्रोह में को आम लोगों का समर्थन मिला, जो कॉमन पीपल थे वो लोग तो साथ दिए ही देंगे। विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी प्रांतों तथा जो उसके आसपास के निकटवर्ती इलाके थे उन लोगों ने बहुत ज्यादा साथ दिया है विद्रोह में। फिगर में बना दिए हैं किन लोगों ने ज्यादा साथ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगर देखें, विद्रोह में किसानों, दस्तकारों, दिहाड़ी मजदूरों, जमींदारों, धार्मिक भिक्षुओं, पुजारियों और लोक अधिकारियों की सहभागिता थी। इसको आप अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कौन कौन विद्रोह में भाग लिए? किसान, दस्तकार, दिहाड़ी मजदूर, जमींदार, धार्मिक भिक्षु, पुजारी, लोक अधिकारी, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन कौन भाग नहीं लिए। तो
कुछ कुछ लोग ऐसे थे जो इस विद्रोह में भाग नहीं लिए, और कौन कौन थे जरा डिस्कस कर लें। तो कुछ शिक्षित वर्ग थे जो भाग नहीं लिए थे इस विद्रोह में, ठीक है। कुछ ऐसे जमींदार लोग थे जो भाग नहीं लिए थे, ठीक है। जो अंग्रेज के चाटुकार थे वो भाग नहीं लिए थे, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स मर्चेंट लोग जो अंग्रेज के चाटुकार थे भाग नहीं लिए थे। तो जो अंग्रेज का साथ देगा उसमें क्यों भाग लेगा। और कुछ कुछ जगह के लोग भी थे जो इसमें भाग नहीं लिए थे, जैसे ग्वालियर के सिंधिया इसमें भाग नहीं लिए थे, भोपाल इसमें भाग नहीं लिए थे, ठीक है। हैदराबाद के निजाम इसमें भाग नहीं लिए थे, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ छोटा मोटा पॉइंट्स है जो एमसीक्यूज में आपके आ सकता है। आपको मैं फिर बोल दूं, ये तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, नोट्स आपको मिल ही रहा है, लेकिन आप बुक को जरूर पढ़ें। बुक नहीं पढ़िएगा तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि जब आपको लॉन्ग आंसर लिखना पड़ेगा तो यहां पर तो सब कुछ नहीं आ सकता ना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो आपको याद करने के लिए हम आसान बना दे, वो पॉइंट्स हम यहां लेके आएंगे। लेकिन आपको लॉन्ग आंसर अगर लिखना है, सिर्फ सेमेस्टर में नहीं, सेमेस्टर के आगे भी अगर आप कोई पीसीएस का एग्जाम देते हैं वहां भी अगर लॉन्ग आंसर लिखना है तो आपको बुक को पढ़ना चाहिए, ठीक है। अभी से आदत डालिए। आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या, उन्होंने तो ये लोग साथ दिए, ठीक है। फिर आगे उन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित न्यायालयों, राजस्व कार्यालय, राजस्व अभिलेख तथा पुलिस स्टेशनों पर भी हमले किए, ठीक है। अब जितना भी ब्रिटिश का वहां पर मुख्यालय था, सरकारी मुख्यालय, सब पर हमला हो रहा था इन लोगों के द्वारा, जो नेतृत्व करता थे उनके सहभागी द्वारा, ठीक है। आगे अगर देखें हम लोग, दिल्ली पर कब्जा करने के 1 माह के भीतर विद्रोह देश के विभिन्न भागों में फैल गया। तो दिल्ली में कोई भी न्यूज होता है तो पूरा इंडिया में आसानी से फैल जाता है। तो उस समय भी यही होता था, क्योंकि वहां पर हेड कौन कर रहे थे, मुगल बादशाह। तो मुगल बादशाह अगर कोई चीज में आगे हैं तो पूरा भारत को ऐसे ही पता चल जाता था, और सभी पूरे देश के लोग ये जो भड़की हुई चिंगारी थे उसमें जो विद्रोह का कारण बना हुआ था उसमें भाग लेने के लिए तैयार हो रहे थे, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कौन कौन भाग लिए, कौन कौन भाग नहीं लिए, ठीक है। एक सेकंड। तो हम लोग ये अपने टीम से पूछ के हम लोग डिसाइड जरूर करेंगे कि अगर ये जैसे ये पहला आपका चैप्टर खत्म हो जाए तो हम लोग एक क्लास रखेंगे एमसीक्यूज पर, और एक क्लास लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर पर भी रखेंगे, कि आपको लिखना सिखाएं कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है एग्जाम के दौरान, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, और आप कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको इस लॉन्ग आंसर का जरूरत है कि सिर्फ एमसीक्यू में आप काम चला लेंगे, ठीक है। चलिए, तो दिल्ली के आसपास वाले इलाके में विद्रोह बहुत तेजी से फैल गया। आगे हम लोग अगर देखें तो विद्रोह के बहुत सारे प्रमुख केंद्र थे और उनके नेतृत्वकर्ता थे, ठीक है। ये एग्जाम में एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आता है कि कहां के कौन से स्टेट में, कौन से प्रांत में कौन नेतृत्व कर रहे थे, और वहां के दमनकर्ता कौन थे, कौन उनका साथ दे रहा था। 2 चीज आप इसमें याद रखेंगे कि कौन नेतृत्व करता थे, और अंग्रेज जो उनके दमन करता थे उनका दमन करने के बाद उनके साथ क्या हुआ, ये चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैप में सब कुछ डिस्कस हम लोग करेंगे अभी थोड़ी देर में। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यद्यपि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर कर रहे थे, बहुत बढ़िया, विद्रोह के अगुवा थे तथा बाद में दिल्ली पहुंचे थे। बख्त खान के नेतृत्व वाले दल या न्यायालय सम्राट के नाम से सार्वजनिक मुद्दों की सुनवाई करता था। तो ये तो बूढ़े थे, कौन, बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो इनका सारा काम कौन देखता था, बख्त खान।
तो अगर आप देखें कि विद्रोह का जो प्रमुख जो नेतृत्वकर्ता थे वो जरूर बहादुर शाह जफर थे, लेकिन ओरिजिनल जो हेड था खास करके दिल्ली का वो कौन था? बख्त खान था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े अगर नेक्स्ट पेज पे, क्या हो रहा है? मक्खी डिस्टर्ब कर रहा है सर आज। क्या हो गया सर? ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। आज थोड़ा फ्लाई जो है डिस्टर्ब कर रही है हम लोग को, तो उसका निवारण हम लोग करेंगे आज। ठीक है, खैर, तो हम लोग अभी देखें जो दिल्ली से नेतृत्वकर्ता कौन थे? बख्त खान। और मेन लीडर कौन थे? बहादुर शाह जफर। अभी हम लोग देखेंगे कानपुर से कौन लीड कर रहे थे। तो कानपुर से आपका लीड कर रहे थे कौन, आप देखेंगे तो कानपुर में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र मतलब क्या होता है? एडॉप्टेड सन। ठीक है, जिनको आप गोद लेते हैं। ठीक है, तो कानपुर में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब सभी को पसंद थे। ठीक है, कानपुर में सभी को पसंद थे। विद्रोह के पश्चात नाना साहेब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। तो विद्रोह होते ही नाना साहेब अपने आप को क्या घोषित कर दिए? पेशवा। पेशवा घोषित कर दिए। ठीक है, तथा स्वयं को भारत के सम्राट बहादुर शाह के गवर्नर के रूप में मान्यता दी। इसका मतलब यह है कि वो बहादुर शाह जफर को नेतृत्वकर्ता, मेन लीडर मान ली और अपने आप को बोले मैं गवर्नर ही खुश हूं। ठीक है, 27 जून 1857 को सरहा व्हीलर ने कानपुर में आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो एक लेफ्टिनेंट वॉग है जिसका मंगल पांडे हत्या किए थे, वो इंपॉर्टेंट है। और दमनकर्ता जो अंग्रेज होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो कोई यहां पर एक क्वेश्चन है मेरा, नाना साहेब का जो एक और नाम था, जो मेन इनका वास्तविक नाम था, वो कौन बता सकता है? ठीक है, तो नाना साहेब का जो नाम था वो था धोधू पंत। धोधू पंत। ठीक है, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व, ये हो गया कानपुर। कानपुर क्लियर है आपको? कानपुर में कौन लीड कर रहे थे? नाना साहेब। ठीक है, कानपुर में एक और आदमी लीड कर रहा था और वो कौन है? तात्या तोप। तात्या तोप ये भी लीड कर रहे थे कानपुर में। ठीक है, मैप में ये लिखा हुआ है दोनों एक साथ, आप उसका नोट या मैप कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, लखनऊ में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। ये लखनऊ के नवाब की विधवा थी बेगम हजरत महल। यहां 4 जून 1857 को प्रारंभ हुए विद्रोह में बेगम हजरत महल ने बिरजिस कादिर, कौन था उनका पुत्र, को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया। तो आप दो नाम यहां याद रखेंगे। क्या आप दो नाम यहां याद रखेंगे? एक बेगम हजरत महल और उनका ये पुत्र बिरजिस कादिर। ठीक है, लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया और समानांतर सरकार की स्थापना की गई। तो कानपुर में याद करिए नाना साहेब, और लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिरगिस। फिर से आ गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या है? यहां के अंग्रेज रेसिडेंट हेनरी लॉरेंस ने अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ ब्रिटिश रेसिडेंसी के प्रशय लिया। प्रशय का मतलब आश्रय लिया।
ठीक है, लेकिन विद्रोहियों ने रेसिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। तो जहां जहां भी ये जो दमनकर्ता अंग्रेज थे वो जा रहे थे, उन पर हमला हो जा रहा था। देखिए यहां पर ये लोग आश्रय लिए थे, क्योंकि यहाँ के अंग्रेज रेसिडेंट हेनरी लॉरेंस ने अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ ब्रिटिश रेसिडेंसी पे आश्रय लिया, वहां पर लोग छुपे। तो छुपने के बाद वहां पर हुआ क्या, जब जैसे ही वहां के दमन नेतृत्वकर्ताओं लोग को पता चला तो वो लोग वहां पर उन पर हमला कर दिए। ठीक है, आगे तत्पश्चात ब्रिगेडियर इंग्लिश ने विद्रोहियों का बहादुरी पूर्वक प्रतिरोध किया। तो ये जो अंग्रेज था, कौन, ब्रिगेडियर इंग्लिश, ये अच्छे से विद्रोहियों का बहादुरी पूर्वक प्रतिरोध किया। बाद में सर जेम्स आउटरम तथा सर हेनरी हैवलॉक भी सफल नहीं हो सके। मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो विद्रोह था कितना बड़े पैमाने पे चल रहा था और कितने जोश के साथ चल रहा होगा, कितना भी अंग्रेज इतना हाथ पैर यहां पर मान रहे हैं, यहां पर सफल नहीं हो पा रहे हैं। फिर भी लास्ट में दमन हो जाता है, क्योंकि उन लोग के पास वर्क फोर्स मतलब मैन पावर ज्यादा हो जाता है, इसलिए। ठीक है, और यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि इनका जो 1857 का विद्रोह का असफलता का कारण क्या था, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें, अंततः नए ब्रिटिश कमांडर इन चीफ सर क्रिलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से मार्च 1858 में नगर पर अधिकार प्राप्त करने में सफलता पाई। तो अभी तक हम लोग जब देखे हैं यहां तक में बस यही लाइन जो है जो अभी तक सफल हो पाया है अंग्रेजों के द्वारा। तो कौन, तो नए जो ब्रिटिश कमांडर बने थे सर क्रिमलिन कैंपबेल। तो कैंपबेल गोरखा रेजिमेंट का यूज करके, आपको पता है गोरखा रेजिमेंट बहुत मजबूत रेजिमेंट है, अभी भी इंडियन आर्मी में है। ठीक है, तो सहायता से मार्च 1858 में नगर पर अधिकार प्राप्त करने में सफलता पाई। रोहिलखंड के पूर्व शासक, यहां से फिर आपका चेंज हो रहा है, रोहिलखंड के पूर्व शासक और उत्तराधिकारी खान बहादुर खान ने स्वयं को बरेली का सम्राट घोषित किया। तो बरेली से हेड कौन कर रहे थे, खान बहादुर खान, आप इसको याद कर रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बरेली से हेड कौन कर रहे थे, खान बहादुर खान। बिहार में एक छोटी रियासत जगदीशपुर, तो लायन ऑफ बिहार, लायन ऑफ बिहार किसे कहा जाता है बताइए आप, तो बाबू कुंवर सिंह को, बाबू कुंवर सिंह को कहा जाता है लायन ऑफ बिहार। ठीक है, तो वो बिहार में कहां से थे, जगदीशपुर। तो बिहार में एक छोटी रियासत जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने यहां विद्रोह का नेतृत्व किया। इस 70 वर्षीय बहादुर जमींदार ने दानापुर से आरा पहुंचने पर सैनिकों को सुदृढ़ नेतृत्व प्रदान किया तथा ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती दी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बिहार के पूरे एरिया में अगर नेतृत्वकर्ता के नाम पर किसी को जाना जाता है 1857 के विद्रोह के लिए, तो वो है राजा कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह। आगे हम लोग देखें फैजाबाद। फैजाबाद में क्या चल रहा था, तो फैजाबाद में हेड कौन थे, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला 1857 के विद्रोह के एक अन्य प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। अगर आप पूछे मेरे से कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो वो थे मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, इन पर 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। ठीक है, 50,000 रुपए का इनाम इन पर रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा। वे मूलतः मद्रास के निवासी थे, बाद में वे फैजाबाद आ गए थे। किंतु 1857 के विद्रोह में इन सभी नेतृत्वकर्ताओं में सबसे प्रमुख नाम झांसी की रानी, इनको आप कैसे भूल सकते हैं। झांसी की रानी, अगर आप जितना भी नेतृत्व करता है, जितने भी नेतृत्वकर्ता अभी हम लोग देखे हैं, उसमें सबसे जो दावेदार जो थे नेतृत्व करने का, वो झांसी की रानी थी। बहुत पुरजोर तरीके से वो अंग्रेजों का विरोध कर रही थी। यहाँ की जो इनका दमन करता था हीरोज, वो भी बोल के गया था कि अगर कोई मैन था जो लड़ा है अंग्रेज से बहुत पुरजोर तरीके से, वो झांसी की रानी थी। तो आप देखेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसने झांसी में सैनिकों को ऐतिहासिक नेतृत्व प्रदान किया था। तो ये झांसी की रानी कौन थी, गंगाधर राव की विधवा। ठीक है, गंगाधर राव की विधवा। तो गंगाधर राव की विधवा महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा दिया। तो इनका नारा था अपनी झांसी नहीं दूंगी, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप नोट करेंगे। ठीक है, करते हुए विद्रोह का मोर्चा संभाल लिया। कानपुर के
पतनोपरांत नाना साहेब के दक्ष सहायक तात्या तोप, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि नाना साहेब और वहां पर कौन लीड कर रहे थे, तात्या तोप। ठीक है, तो तात्या नाना साहेब तो बाद में दमनकर्ताओं, जब उनका प्रभाव ज्यादा बढ़ गया दमनकर्ताओं का, तो नाना साहेब चले गए नेपाल, और ये जो तात्या तोप थे ये आ गए रानी लक्ष्मीबाई के पास। ठीक है, तो कानपुर के पतनोपरांत नाना साहेब के दक्ष सहायक तात्या तोप के झांसी पहुंचने पर लक्ष्मीबाई ने तात्या तोप के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तात्या तोप एवं लक्ष्मीबाई की सम्मिलित सेनाओं के ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया। तो ये लोग अंग्रेज का नाक में दम करके रखे हुए थे, कौन, झांसी की रानी और तात्या तोप। फिर इन लोग ग्वालियर की ओर प्रस्थान किए। तो ग्वालियर में जो वहां की सिंधिया थी वो अंग्रेजों का साथ देना ज्यादा जरूरी समझी, इन लोग का साथ नहीं दी। ठीक है, आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे अभी। तो झांसी पहुंचने पर लक्ष्मीबाई ने तात्या तोप के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रारंभ कर दिया। ये तो हम लोग देख लिए, और लास्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि उनके साथ हुआ क्या। तो ग्वालियर के शासक सिंधिया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सिंधिया साथ किसका दे रहे थे, अंग्रेज का। तो ग्वालियर के शासक सिंधिया ने अंग्रेजों का समर्थन करने का निश्चय किया तथा आगरा में शरण ली। ठीक है, तो सिंधिया लोग यहाँ पर आगरा में शरण ले लिए। कानपुर में नाना साहेब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया तथा दक्षिण में अभियान करने की योजना बनाई। जून 1858 तक ग्वालियर पुनः अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया, क्योंकि सिंधिया वहां से भाग गए थे, वो आगरा में शरण ले लिए थे, और रानी लक्ष्मीबाई की हत्या हो गई थी, और तात्या तोप भी एग्जीक्यूट कर दिए गए थे। तो ग्वालियर पूरा अंग्रेजों के अधीन हो गया। ठीक है, तो अब जितना भी हम लोग जगह अभी देखे हैं, कानपुर देख लिए, लखनऊ देख लिए, बरेली देख लिए, बिहार में जगदीशपुर देख लिए, ये सब को आपको याद करने में परेशानी ना हो तो उसको हम लोग एक मैप के थ्रू, हम पहले से ही मैप बना के रखें कि यहां पर ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इस मैप को आप देखेंगे तो ये सब जो पॉइंट है उसका जगह लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कहानी स्टार्ट कहां से होता है, बैरकपुर से। आपको पता है जहां पर मंगल पांडे लीड कर रहे होते हैं, तो वो जो तत्कालीन कारण था उस कारण से भी और बहुत सारे कारण से भी मंगल पांडे जो लेफ्टिनेंट बॉग है उसका हत्या कर देते हैं। उसके बाद 8 अप्रैल को उनको फांसी हो जाती है। उसी फलस्वरूप 10 मई को, जो कि 31 मई को होना था, 10 मई को ही मेरठ में स्टार्ट हो जाता है विद्रोह। और उसके बाद दूसरे ही दिन ये लोग जो सैनिक थे मेरठ के, वो पहुंच जाते हैं कहां, दिल्ली पहुंच जाते हैं, और बहादुर शाह द्वितीय को बोलते हैं कि आप हम लोग को लीड कीजिए, हम लोग जो नेतृत्व करता है आप ही बनिए हम लोग के नेतृत्व करता। और ये मान जाते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल कौन रहता है, बख्त खान। बख्त खान ओरिजिनल नेतृत्व करता रहता है। ठीक है, और ये सब दिल्ली में जो इतना खून बहा था, बहुत ज्यादा खून बहा था उस समय दिल्ली में, उसके जैसा खून अगर कहीं बहा है तो नादिर शाह जब भारत आया था उस समय इतना आतंक हुआ था। तो ये सब जो दिल्ली में कांड हो रहा था, खून खराबा हो रहा था, उस समय के जो फेमस शायर थे मिर्जा गालिब, वो बताए थे कि हम इसका आई विटनेस है कि दिल्ली में इतना नरसंहार जो हुआ है हम उसको आंखों देखा है मेरा, हम उसको देखे हैं। ठीक है, उसके बाद यहां से फिर हम लोग अगर आगे देखें तो लखनऊ से कौन हेड कर रहे थे, बेगम हजरत महल हेड कर रही थी अपने बेटे बिरजिस के साथ। ठीक है, आगे बरेली में खान बहादुर खां लीड कर रहे थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, तो आपको पता है फैजाबाद में इन पर 50,000 का अंग्रेजों ने रखा था कि इनको अगर पकड़ा जाएगा, जो भी पकड़ के देगा उनको 50,000 रुपए इनाम में दिया जाएगा। जगदीशपुर से कौन लीड कर रहे थे, कुंवर सिंह, जिनको लायन ऑफ बिहार बोला जाता है। तो इस तरह आप मैपिंग करके अगर आप याद करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप मैपिंग करके याद करते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे। इलाहाबाद से कौन लीड कर रहे थे, लियाकत अली लीड कर रहे थे, और कानपुर से तो मैंने आपको बता ही दिया, नाना साहेब और तात्या तोप लीड कर रहे थे। अब कुछ दमन करता है, वो दमनकर्ता का नाम आपको याद होना चाहिए। क्या क्या नाम है, तो दिल्ली में जो दमन करता थे, जो अंग्रेज जो लीड कर रहे थे अंग्रेज लोग की तरफ से, वो कौन थे, कैप्टन हडसन। हडसन लीड कर रहे थे। और झांसी में जो लीड कर रहे थे वो कैप्टन ह्यूरोज लीड कर रहे थे झांसी में। ठीक है, अब झांसी की रानी जो थी उनका
17 जून 1858 में युद्ध के दौरान उनका मृत्यु हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए 3 जगह, कानपुर, लखनऊ और बनारस, ये तीनों जगह के दमनकर्ता का नाम क्या था? कैंपबेल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कानपुर, लखनऊ, बनारस। और इलाहाबाद में जो दमनकर्ता अंग्रेज थे वो थे नील। ठीक है, तो इतना चीज आप अगर याद रखते हैं तो आपका जो एमसीक्यूज है वो कभी नहीं गड़बड़ाएगा, आप सही आंसर मार के आएंगे। बाकी लॉन्ग आंसर के लिए तो नोट्स हम लोग तैयार किए ही हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं तो आपको वहां पर नोट्स मिल जाएगा। तो ये था आपका आज का क्लास। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसका नेचर, इसका प्रकृति क्या था और इसका सिग्निफिकेंस, इसका इफेक्ट क्या हुआ। तो इफेक्ट देखने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, फिर हम लोग मिलते हैं।